हेलो क्लास। तो कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में, जहां पर आज हम लोग सॉल्व करेंगे लेटेस्ट सैम्पल पेपर फॉर क्लास 5th स्टूडेंट जो कि साइंस ओलंपियाड फाउंडेशन देना चाहते हैं और साइंस सब्जेक्ट को चुन लिया है। उनके लिए जो लेटेस्ट सैम्पल पेपर इशू किए गए हैं उसी को आज हम लोग डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले आप लोगों को बता दूं कि आप लोगों का रजिस्ट्रेशन शुरू हो गया है। 30 तारीख को आप सभी का एग्ज़ाम भी है, तो आपको एक अच्छे बैच की तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। इसीलिए आपके लिए मैं लेकर आया हूँ ऑल ओलंपियाड कंप्लीट प्रिपरेशन कोर्स। हम ही लोगों का कोर्स है। 1000 रुपये इसका प्राइस है। आप क्या करेंगे, डिस्क्रिप्शन बॉक्स या पिंड कमेंट में एक आपको लिंक मिलेगी, वहाँ पर जाएंगे तो आपसे कुछ बातें पूछी जाएंगी। उन बातों को इज्जत से बता देना। बताने के बाद आपको एक QR कोड मिल जाएगा नीचे। उस QR कोड को स्कैन करना, पेमेंट करना। उसका क्या करना, तुम जो स्क्रीनशॉट है उसको इस नंबर पर तुम जाकर बता देना कि भैया मैंने ये देखो स्क्रीनशॉट में तुमको दे रहा हूँ, मैंने पेमेंट कर दी है और मुझे ये ओलंपियाड चाहिए, इस सब्जेक्ट के लिए, इस क्लास के लिए ये ओलंपियाड चाहिए। आपको उस ओलंपियाड के बैच में डाल दिया जाएगा। अपनी पढ़ाई करिए, अपने ओलंपियाड को पास करिए। तो हम लोग डिस्कस करने चल रहे हैं इस सैम्पल पेपर को। तो मैं आपको बता दूं कि अब आप लोग कक्षा 1, 2, 3, 4 के बच्चे नहीं रह गए हैं। आप थोड़े बड़े माने जाते हैं, आप क्लास 5th में आ गए हैं। इसलिए अब आपको 35 क्वेश्चन नहीं, अब आपको 50 क्वेश्चन सॉल्व करने होंगे उसी 1 घंटे के अंदर। अगर आप क्लास 4th में होते तो आपको 35 क्वेश्चन सॉल्व करने रहते, लेकिन आप क्लास 5th में हैं इसीलिए 50 क्वेश्चन सॉल्व करिए 1 घंटे के अंदर। अब मैं आपको बता दूं, आपका एक्चुअल पेपर जो है वो 3 पैटर्न्स पे मतलब 3 सेक्शंस में डिवाइडेड है। पहला है लॉजिकल रीजनिंग वाला सेक्शन। इसके अंदर आपको जनरल मतलब रीजनिंग वाले सवाल पूछे जाएंगे। 10 क्वेश्चन आपको ऐसे पूछे जाएंगे, हर क्वेश्चन 1-1 नंबर का होगा। साइंस के अंदर आपसे 35 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, हर क्वेश्चन 1-1 नंबर का होगा। ये दोनों आसान होंगे, लेकिन इन्हीं दोनों के जो मुश्किल क्वेश्चन होंगे, हार्ड क्वेश्चन होंगे, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन होंगे, अचीवर सेक्शन के अंदर पूछे जाएंगे। 5 क्वेश्चन मिलते हैं और हर क्वेश्चन 3-3 नंबर का होता है। इस चीज़ को ध्यान देना। यानी अचीवर सेक्शन के कम क्वेश्चन आपको ज़्यादा नंबर देकर जाएंगे। तो पहला सेक्शन यानी रीजनिंग वाला सेक्शन अगर आप क्रैक करना चाहते हैं तो आपको पैटर्न, एनालॉजी एंड क्लासिफिकेशन, ज्योमेट्रिकल शेप्स, मिरर एंड वाटर इमेज, यानी किसी चीज़ की इमेज मिरर में कैसे बनेगी और वाटर में कैसे बनेगी, डायरेक्शन सेंस टेस्ट यानी इधर गया फिर इससे बाएं गया फिर दाएं गया, ये सारी चीज़ें। उसके बाद रैंकिंग टेस्ट, अल्फ़ाबेट टेस्ट, लॉजिकल सीक्वेंस ऑफ वर्ड, पज़ल पूछे जाएंगे, कोडिंग डिकोडिंग पूछी जाएगी, क्लॉक एंड कैलेंडर से रिलेटेड जो पज़ल बनते हैं वो आपसे पूछे जाएंगे। तो अगर आप इन सारी चीज़ों को मीडियम लेवल पर भी जानते हैं तब भी आप लॉजिकल रीजनिंग वाली चीज़ को आराम से दे सकते हैं। उसके बाद आता है सेक्शन 2 यानी साइंस वाला सेक्शन। तो भाई आपके सिलेबस की जो साइंस है उसको तो अच्छे से पढ़ ही लेना। साथ ही साथ एनिमल के बारे में, ह्यूमन बॉडी के बारे में, हेल्थ के बारे में, प्लांट के बारे में, नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में, इंडियन हेरिटेज के बारे में, पॉल्यूशन के बारे में, कैलेमिटीज़ के बारे में, अर्थ एंड यूनिवर्स के बारे में, मैटर के बारे में, मटेरियल के बारे में, फोर्स के बारे में, एनर्जी के बारे में। यानी ये आपके सिलेबस में जो है। और साथ ही साथ इन सारी चीज़ों के बारे में अगर तुम हल्की फुल्की जानकारी इकट्ठा कर लोगे तब तुम दूसरे सेक्शन को भी दे जाओगे। और इन दोनों चीज़ों की जब आप अच्छे से परख लेंगे, आप लोग इन सारी चीज़ों को अच्छे से कर पा रहे होंगे, तब आप आ जाना मेरे पास। मैं आपको ऐसे मुश्किल क्वेश्चनों की तैयारी करा दूंगा कि आप अचीवर सेक्शन को भी आराम से दे पाएंगे और अपनी तैयारी को बूस्ट कर पाएंगे। तो अब मैं तुमको क्या करा देता हूँ, सैम्पल पेपर करा देता हूँ। तो चूँकि ये सैम्पल पेपर है तो यहाँ पर 50 क्वेश्चन नहीं पूछूंगा, यहाँ पर मैं तुमसे केवल 10 क्वेश्चन डिस्कस करूँगा। लेकिन 10 क्वेश्चन ऐसे हैं कि आपके सारे सेक्शन को कवर कर रहे हैं, सभी तरीके के क्वेश्चन कवर कर रहे हैं जो आपके पेपर में पूछे जा सकते हैं। तो पहला है लॉजिकल रीजनिंग वाला सेक्शन, मैंने तुमको बताया। तो यहाँ से आपके एक्चुअल पेपर में तो 10 क्वेश्चन आएंगे, लेकिन यहाँ पर मैं केवल 3-4 ही क्वेश्चन लेकर आया हूँ। ठीक है, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है आपका क्या, पहला क्वेश्चन है बेसिकली जो मैंने कहा था कोडिंग डिकोडिंग वाला। तो यहाँ पर कह रहा है कि किसी कोड लैंग्वेज में डिटेल को इस तरीके से लिखा जाता है और ऑब्जेक्ट को, हाँ, तो अगर डिटेल को इस तरीके से लिखा जाता है तो ऑब्जेक्ट को किस तरीके से लिखा जाएगा। तो ये इसमें आपको क्या करना है, इसमें आपको सबसे पहले तो कुछ चीज़ में लेनी है। एक सादा पन्ना ले लेना, वहाँ पर तुमको एक सादा पन्ना दिया जाएगा और तुम ये देखो कि कैसे लिखा गया है। जो डिटेल है, इस डिटेल को कैसे लिख दिया गया है, EDTA कैसे लिख दिया गया है, EDTA ये देखो। अब इन दोनों चीज़ को देखकर तुम क्या पता कर सकते हो, इन दोनों चीज़ को देखकर तुम क्या पता कर सकते हो। तो भैया इन दोनों चीज़ को देखकर मैं केवल यही पता कर पा रहा हूँ कि जो इसके लेटर्स थे उनको आगे पीछे कर दिया गया है। यानी इसका जो D पहले नंबर पर था इसको दूसरे नंबर पर ले आया गया है, इसका जो E दूसरे नंबर पर था इसको पहले नंबर पर ले आया गया है, T को वहीं पर रहने दिया गया है, A को वहीं रहने दिया गया है, I को लास्ट ले आए हैं और L को इधर ले आए हैं।
ये सारी यहाँ पर क्या हुई हैं, ये सारी यहाँ पर छेड़खानी हुई है। तो इसी छेड़खानी जो छेड़खानी कर इन्होंने इस शब्द को बनाया है, क्या उसी छेड़खानी को कर आप ऑब्जेक्ट को जिस कोड में लिखा जाएगा उसको बना पा जाएंगे? बिल्कुल बना पाएंगे, बना लेंगे। कैसे बनाएंगे सर जी? देखो, यहाँ पर डी को हमने दूसरे नंबर पर रख दिया था, तो यहाँ पर ओ को क्या दूसरे नंबर पर रख दूँ? चलो मैंने रख दिया। यहाँ पर ई जो दूसरे नंबर पर था उसको पहले नंबर पर रख दिया, तो क्या यहाँ पर बी को मैं आगे रख दूँगा? रख दिया। चलो, टी को वहीं रहने दिया गया था तो जे को भी वहीं रहने दो, ए को वहीं रहने दिया गया था तो ई को भी वहीं रहने दो, ठीक है, ई को भी वहीं रहने दो। उसके बाद आई को लास्ट कर दिया गया था तो सी को लास्ट कर दो, और एल को बीच में कर दिया गया था तो टी को बीच में कर दो। तो क्या यहाँ से आपका जो आंसर है वो BOGTC बन गया? BOJETC बन गया। आओ अब इसको हम लोग ऑप्शन में ढूंढ लेते हैं। BOE गलत हो गया, BOJETC। हाँ सर जी, ये मुझको सही लग रहा है। पी का तो कहीं सवाल ही नहीं है, और ये भी गलत है, यानी ऑप्शन नंबर ए BOJETC यही सही हो गया। समझ में आया? मेरा पढ़ाया समझ में आ रहा है? मुझे ये बता दो सबसे पहले तो कमेंट सेक्शन में सभी लोग ये बता दो कि हाँ भैया तुम्हारा पढ़ाया समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर कोई भी चेंजेस आपको चाहिए तो मैं ज़रूर कर दूँगा, क्योंकि तुम मेरे लिए हो और मैं तुम्हारे लिए हूँ, ठीक है। तो कैसा लग रहा है पढ़ने में, ये भी मुझे बता देना साथ साथ। अब दूसरा वाला सवाल बहुत ही ज़्यादा आसान सवाल, मतलब आप बड़ी क्लास में आ गए हैं तो आपके लिए थोड़ा मुश्किल बना दिया गया है, बाकी क्वेश्चन ये आसान ही होता है समझने में तो एटलीस्ट। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कुछ नहीं कि आपको ये फिगर दे रखा है, इसमें क्या करो, रेक्टेंगल गिन के इनको बता दो कि इसमें कितने रेक्टेंगल वगैरह हैं, वो इनको गिन के बता दो। तो गिन लो भाई, एक रेक्टेंगल ये रहा नंबर 1, उसके बाद फिर नंबर 2, फिर नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5, नंबर 6, 7, 8, 9, 10 है ना, उसके बाद फिर 11, फिर 12 है ना, और उसके बाद फिर ये देखो 13, और फिर ये पूरा हो गया 14, ठीक है। तो यहाँ पर आपको ये सारी चीज़ें गिन कर ये पता चल गया कि यहाँ पर हमारा चाहे जो आंसर आए वो कुल मिलाकर इतनी चीज़ के लिए तो मैं श्योर हूँ सर जी कि मेरा आंसर 12 से तो ज़्यादा ही आ रहा है, 12 से तो मेरा आंसर ज़्यादा ही आ रहा है। तो इसलिए मैं ये कह सकता हूँ कि ना मेरा आंसर ये है, ना मेरा आंसर ये है, ना मेरा आंसर ये है, मेरा आंसर तो ऑप्शन नंबर डी है, यानी हमारा जो आंसर है वो क्या आ रहा है, 12 से ज़्यादा आ रहा है। इसलिए मैं कह दूँगा कि तुम लोग सब लोग गलत हो, मैं सही हूँ, ऑप्शन नंबर डी सही है, ठीक है। तीसरा वाला है क्या? तीसरा वाला भी आपका कुछ तरीके से आप कोडिंग डिकोडिंग वाला ही कह सकते हैं। जिन लोगों ने मेरी पिछली क्लास नहीं देख रखी है वो इसको देख के आ जाना, उसको पता चल जाएगा कि ये होता कैसा है। ये जो टाइप के क्वेश्चन होते हैं इसके अंदर ये लोग करते क्या है मैं तुमको अच्छे से बताऊं। तो ये लोग ये करते हैं कि बीच में ये क्या कर दिया, ऐसा 4 बूंदी मार दिए। ये 4 बूंदी क्या करती है, बीच वाली चीज़ को, मतलब ये मीडियम मतलब मिडिल वाली चीज़ को दिखाती है। इसके इधर ये क्या करेंगे, ऐसे बना देंगे, इधर ऐसे बना देंगे। अब इधर तो समझो ये हो कैसे रहा है। इस क्वेश्चन के कहने का सिंपल मतलब ये है कि मैं एक क्वेश्चन लिखता हूँ, मैं क्या लिख दूँ, मैं एक क्वेश्चन लिख दूँ कि जो शूज़ हैं उनका जो रिलेशन फुट के साथ है, वही रिलेशन ग्लव्स का किसके साथ है, समझे। अब इसका मतलब क्या है, ये क्वेश्चन खुद ही यही बता रहा है कि ये क्वेश्चन कहता ये है कि इसका मतलब यही होता है कि जो रिलेशन इसका इसके बीच में है वही रिलेशन इसका इसके बीच में है। जो रिलेशन पहले वाले का दूसरे वाले के साथ है वही रिलेशन तीसरे वाले का चौथे वाले के साथ है। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले तुम्हें पता करना पड़ेगा कि पहले वाले और दूसरे वाले के बीच में क्या रिलेशन है, और उसी रिलेशन को बाद वाले में ठोक दो। तो पहले और दूसरे के बीच में क्या रिलेशन है, मुझे पता चल गया कि जो शूज़ हैं वो फुट के अंदर पहने जाते हैं, ये इसका रिलेशन है। तो ग्लव्स किसके अंदर पहने जाएंगे, ग्लव्स तो हमारे हैंड के अंदर पहने जाएंगे, तो यहाँ पर हैंड हमारा आंसर सही हो जाएगा। समझ गए। तो वही क्वेश्चन यहाँ भी कह रहा है कि जो रिलेशन SIT का मतलब जो रिलेशन MUD का LSA के साथ है वही रिलेशन SIT का किसके साथ है। क्वेश्चन पूछ रहा है जो रिलेशन MUD का LSA के साथ है वही रिलेशन SIT का किसके साथ है। ठीक है। तो भैया ये MUD और LSA को मैंने बहुत ही ज़्यादा ध्यान से देखा, इसको मैंने अपना समझ कर देखा,
तब मुझे ये क्या दिखा, तब मुझे ये तरीका दिखा कि यहाँ तो भैया हमारे साथ खेला हो रहा है। ये जो M है इसके बाद ही तो L आता है, ABCDEFGHIJKLM। ये जो L है इसी के बाद तो M आता है ना, L के बाद ही तो M आता है। OPQRSTU TU, यानी यहाँ पर कुछ भी नहीं छोड़ा जा रहा है, L के जस्ट बाद M दे दिया जा रहा है। और S के बाद यहाँ पर एक छोड़ा गया, यानी यहाँ पर +1 कर दिया गया, यानी यहाँ पर T छोड़ दिया गया, तो तब उसके बाद U लाया गया। तो क्या A के बाद मैं 2 चीज़ छोड़ूं तब मुझे D मिलेगा? तो हाँ देखो वही हो रहा है, A के बाद B भी छोड़ा गया, C भी छोड़ा गया, तब जाकर D मिला, यानी यहाँ पर मैंने 2 चीज़ छोड़ दी। तो वही चीज़ क्या मुझे यहाँ पर करनी चाहिए SIT के साथ, तो मैंने लो भैया SIT लिख दिया। अब इसका जवाब तो तुम भी बता सकते हो, तुम्हारा छोटा भाई बता सकता है, तुम्हारा छोटा भाई बता सकता है कि मैं इसी वाली चीज़ को यहाँ पर भी भर देता हूँ। L के बाद जैसे M के साथ कुछ नहीं छोड़ा गया, वैसे S के बाद मैं कुछ भी नहीं छोड़ूंगा। OPQRS के बाद तो सीधे T आता है, तो मैं यहाँ पर कुछ नहीं छोड़ता हूँ, सीधे T लिख देता हूँ। यहाँ पर S के बाद एक छोड़कर U लिखा गया, तो I के बाद भी क्या छोड़ूँ, J छोड़ के फिर K लिखूँ, है ना। J के बाद एक छोड़ के, यानी J को छोड़ के K लिखूँ। जैसे A के बाद 2 चीज़ छोड़कर D लिखा गया, वैसे T के साथ UV छोड़ के W लिख दूँ क्या मैं, W लिख दूँ क्या मैं, W लिख दूँ, लिख दो भैया। तो TKW ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया। ऑप्शन नंबर B TKW सही हो गया, TKW सही हो गया। समझ में आया, समझ में आया चीज़ कि जो चीज़ हमने अपने साथ बची हुई चीज़ों के साथ की, वही चीज़ हम अपने क्वेश्चन के साथ कर देते हैं, तब मुझे मेरा आंसर मिल जा रहा है। मैंने L के बाद एक भी नहीं छोड़ा तो मुझे मेरा M मिल गया, S के बाद एक छोड़ा तो U मिल गया, A के बाद कुछ भी नहीं छोड़ा तो D मिल गया। वही चीज़ को मैंने SIT के साथ लगाया और मुझे मेरा आंसर सामने दिख रहा है, मुझे मेरी मंजिल आती हुई दिख रही है। अगला क्वेश्चन आ गया साइंस की तरफ। भाई अब हो जाओ खुश, क्योंकि यहाँ पर आपको दिमाग तो बिल्कुल भी नहीं लगाना है, मेहनत कर जो याद किए हो उसी को लाकर छाप देना, आराम से नंबर मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है रीड द गिवन स्टेटमेंट रिगार्डिंग एन एनिमल एक्स। एक एनिमल है जिसका नाम है एक्स। ये कौन सा एनिमल है गुरुजी? मान लो एक एनिमल है, इसलिए तुमने एक्स दिया है। एक एनिमल है एक्स, सिलेक्ट द ऑप्शन दैट करेक्टली आइडेंटिफाइज इट। अब एक एनिमल है एक्स, इसके गुण दिए गए हैं, यानी इसकी बारे में कुछ कुछ तुक्के भिड़े गए हैं, कुछ कुछ बातें बताई गई हैं, और इन्हीं बातों को सोचकर आपको क्या करना है, आपको बताना है कि ये कौन सा वाला एनिमल है। सबसे पहली बात ये कह रहा है इसके पास फ्लिपर है। फ्लिपर क्या होता है, एक तरीके से तुम समझ सकते हो, तुम अगर इसको नहीं भी समझोगे तब भी तुम अपना आंसर निकाल ही लोगे। तो वैसे फ्लिपर का मतलब होता है, जैसे बताऊँ मैं तुमको, चलो इसको हटाओ, मैं तुमको बाद में बता दूंगा, क्योंकि जब एनिमल के बारे में पता चलेगा तब तुम्हें खुद ही फ्लिपर समझ में आ जाएगा किसकी बात हो रही थी। सबसे पहले इसको चलो हटा दो, मैं इसको हटा दिया मैंने। मान लो इन्होंने एक तरीका दिया ही नहीं था, एक गुण इसका दिया ही नहीं था, तो केवल 2 ही गुण से हम इसका आंसर निकाल लेंगे। सबसे पहली बात करा है इट हैज़ लंग फॉर ब्रीथिंग। ब्रीथ करने के लिए इसके पास लंग्स होती है। तो ईल भी कट जाएगा, C4 भी कट जाएगा, या फिर मत भी काटो तब भी देखो लंग होती है ब्रेथ के लिए, ये बात हो गई। साथ ही साथ सबसे मेन चीज़ जो यहाँ पर सब चीज़ को हटा देती है वो है वेब्ड फीट। इसके जो पंजे होते हैं वो जालीदार होते हैं, और साथ ही साथ ये लंग से ब्रीथ करता है। तो किसके पंजे जालीदार होते हैं? भैया पेंगुइन के ही तो पंजे जालीदार होते हैं, और पेंगुइन के पास ही वो जो उसके हाथ होते हैं उसी को फ्लिपर कहा जाता है। और जो फ्लिपर होता है ये इनमें दिए में से किसी के पास नहीं होता। तो अब आपको फ्लिपर का मतलब भी समझ में आ गया, जैसे उसके हाथ होते हैं उसी को फ्लिपर कहा जाता है। तो पेंगुइन के जो हाथ हैं वो फ्लिपर हैं, पेंगुइन लंग से ब्रेथ करता है, और पेंगुइन के वेब्ड फीट होते हैं, इसलिए पेंगुइन ऑप्शन नंबर B ही सही हो जाएगा। अब आपको मेरे ख्याल से दोनों चीज़ समझ में आ गई होगी कि फ्लिपर क्या होता है और इसका आंसर है B पेंगुइन, वो भी आपको समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन सेम कॉन्सेप्ट। अब ये सारी चीज़ें देखो इसीलिए सैम्पल पेपर होता है। अब ये सैम्पल पेपर आपको देख के समझ में आ गया होगा कि अक्टूबर में आपका जो एग्ज़ाम होने वाला है उसमें हो ना हो आपको एक सवाल इस कॉन्सेप्ट पर ज़रूर मिलेगा, जहाँ पर आपको 2 चीज़ें ऐसे दी गई होंगी, उसके बाद बीच में बनाकर इधर ऐसे एक चीज़ पूछकर दूसरी चीज़ दी गई होगी, और आपको उसका वो बताना होगा, आंसर बताना होगा। यानी इस पैटर्न पर एक सवाल आना इस बार तय हो गया है, क्योंकि सैम्पल पेपर पर 3-3 सवाल उसी पैटर्न पर दे दिए गए हैं। तो एक अच्छा बच्चा, अब एक भोंदू राम मेरा वीडियो देखा, पूरी वीडियो देखकर चला गया, उसके दिमाग में कुछ पल्ले ही नहीं पड़ा।
या फिर वो आंसर ही रट कर चला गया, हाँ भाई आंसर रट लेता हूँ, इसका आंसर पेंगुइन है, जो जैसे ही क्वेश्चन आएगा ऑप्शन नंबर बी टिक मार दूंगा। सैम्पल पेपर का एक भी क्वेश्चन तुम्हारे पेपर में नहीं आएगा, लेकिन सैम्पल पेपर के कॉन्सेप्ट से तुम्हारे पेपर में बहुत सवाल आएंगे। लिख के ले लो, लिख के ले लो, ठीक है, ठीक है। तो इस कॉन्सेप्ट पर एक सवाल मैं फिक्स मान लेता हूँ पेपर के अंदर। आगे अब इसके, अब इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सर जी, करा दूँ ना, तो कराता हूँ ना। देख, कह रहा है कि विटामिन डी और रिकेट्स, पहले लिख रखा है रिकेट्स, पहले लिख रखा है रिकेट्स, और फिर उसके बाद लिख रखा है विटामिन डी, और फिर ये बनाकर एक लिख दिया गया है विटामिन वी, विटामिन बी। अब इसको देखकर मैं क्या कह सकता हूँ भैया, इसको देखकर तुम ये कह सकते हो कि विटामिन डी के कारण, अब मैं बताऊँ कि तुम में से जो एवरेज बच्चा होता है वो भी इस चीज़ को नहीं पढ़ता, जो फेलियर है वो तो फेलियर ही है, लेकिन जो टॉपर बच्चे होते हैं क्लास 5th में वो अभी से ही मुंह मारना शुरू कर देते हैं। कहाँ पर? विटामिन वाली चीज़ों पे। अगर आप अच्छे स्कूल में पढ़ रहे हैं तो विटामिन के बारे में आपको थोड़ा थोड़ा बताया जाता लगता है, उसी में आपको ये सवाल पूछा जाता है। ये सवाल को देखकर आप कतई नहीं कह सकते कि आउट ऑफ सिलेबस है, ये सवाल आपके सिलेबस से पूछा गया है। विटामिन डी की कमी से क्या होता है? रिकेट्स होता है ना। विटामिन ए की कमी से क्या होता है? रतौंधी होती है। विटामिन ए की कमी से रतौंधी होती है। नाइट ब्लाइंडनेस, ये किसकी कमी से होता है? विटामिन ए की कमी से होता है। तो विटामिन ए की कमी से नाइट ब्लाइंडनेस हो रहा है, तो विटामिन डी की कमी से रिकेट्स हो रहा है। तो अब मुझे ये पता चल गया कि इनके बीच में एक संबंध क्या है, कि इसकी कमी से ये हो रहा है। तो यही चीज़ तो मैं यहाँ पर भी लगाऊंगा कि इसकी कमी से फिर क्या होगा। तो विटामिन बी की कमी से तो आपको पता है, मुझको पता है, आपके भाई को पता है, आपकी मम्मी को पता है, तो तुमको ही पता होगा यार कि विटामिन बी की मदद से बेरी होता है। जो इसका आंसर दे पाए हैं वेरी गुड बेरी होता है भाई, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला कह रहा है सीड्स ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट इज डिस्पर्स्ड बाय एनिमल। इनमें से किस प्लांट के जो सीड होते हैं उसको एनिमल द्वारा डिस्पर्स कर दिया जाता है? तो इसका तो भाई रट्टू आंसर था। जैंथियम जो होता है, इसी का जो बीज है उसी को डिस्पर्स कर दिया जाता है एनिमल द्वारा। इसमें कोई कॉन्सेप्ट नहीं था बताने वाला, ये बेसिकली रटने वाला सवाल ही है। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल, कह रहा है कि जो मतलब जैसे जो रिलेशन या फिर जिस मेन कॉन्सेप्ट पर काम कर रही हैं ये 3 चीज़ें, उन्हीं कॉन्सेप्ट पर नीचे दी गई में से कौन सी 3 चीज़ें काम कर रही हैं। मतलब इस कॉन्सेप्ट पर ऑप्शन में से कौन सा काम कर रहा है, इस कॉन्सेप्ट पर कौन सा काम कर रहा है, इस कॉन्सेप्ट पर कौन सा काम कर रहा है। तो देखो भैया, चलो देखते हैं। ये जो डोर नॉब है ये घूमने पर खुलने का काम करता है ना, यानी जो डोर नॉब होता है, डोर का जो नॉब होता है, इसको आप घुमाते हैं तब डोर खुल जाता है। तब डोर खुल जाता है क्या? हाँ सर जी। तो इनमें से काटना शुरू करो। तो ये जो डोर नॉब है खुलने पर काम करता है, यानी व्हील वाले कॉन्सेप्ट पर काम करता है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर तो सही है। दूसरा कह रहा है नट क्रैकर तो भैया आपके मैंने पिछली क्लास में बताया था, जाकर देख कर आओ, बहुत अच्छे से बताया था कि नट क्रैकर तो आपकी कैंची वाले फॉर्मूले पर काम करता है। तो ऑप्शन नंबर बी गलत हो गया। टोंग यानी किसी चीज़ को पकड़ने के लिए, वो भी कैंची वाली चीज़ पर ही काम करता है। टोंग जैसे ऐसे होता है, जो आपने पिक्चर में देखा होगा ना कि जब वो जो उसकी दिलरुबा रहती है हीरो की, उस दिलरुबा का जो पिता रहता है हरामी, वो क्या करता है, दूल्हे को आकर गोली मार देता है, धाएं। तब जो दिलरुबा रहती है उसकी, वो हीरो को लेकर पिक्चर में जाती है, मतलब पिक्चर में नहीं, हॉस्पिटल में लेकर जाती है। और वहाँ पर जो डॉक्टर रहते हैं कि आपने बहुत अच्छा किया, जो इसको 1 सेकंड पहले ले आई, 1 सेकंड बाद लाती थी पक्का मर जाता। इतने झूठे होते हैं वो डॉक्टर तो फिर जब उसको लेकर जाएंगे तो आपने देखा होगा कि उसकी शरीर में जो गोली लगी रहती है, उसको जो बड़े वाले डॉक्टर रहते हैं वो क्या करते हैं, एक ट्रे में गिराते हैं। तो जिस चीज़ से पकड़ कर निकालते हैं ना उसकी गोली को, है ना, जो हीरो रहता है उसका ऑपरेशन होता है तो उसकी गोली को निकालते हैं ना, टी टू करता रहता है। तो जिस चीज़ से पकड़ कर निकालते हैं उसी को टोंग कहते हैं। तो टोंग भी तो आपने देखा कैंची की ही तरह होता है, कैंची की ही तरह होता है। तो यहाँ पर तो भाई ये भी गलत हो गया, हमको तो कोई व्हील वाले इस पर काम करना चाहिए। व्हील बैरो, हाँ ये भी लड़ाई में है, यानी ऑप्शन नंबर बी को अगर मैं हटा दूँ, ऑप्शन नंबर सी को अगर हटा दूँ, तो बी, ए और डी, ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर डी अभी लड़ाई में है। तो चलो नेक्स्ट चीज़ पर चलते हैं। नेक्स्ट चीज़ है क्या? नेक्स्ट चीज़ है हमारा ये प्लायर, है ना, ये है प्लायर। अब जो प्लायर होता है ये काम करता है कैंची वाली चीज़ पर, यानी जिस कॉन्सेप्ट पर नट क्रैकर काम करता है, आपकी कैंची काम करती है, टोंग काम करता है, उसी कॉन्सेप्ट पर आपका ये प्लायर भी काम करता है। अब देखो
यहाँ पर इसके हिसाब से क्या है, इसके हिसाब से जैसे नंबर 2 पर है वैसे ऑप्शन नंबर ए में नंबर 2 पर क्या है, क्राउबार। हाँ सर जी, जिस तरीके से क्राउबार से हम वो क्या निकाल सकते हैं, जो लोग आप में से गेम खेलते हैं एस्केप होने वाला, उनको अक्सर क्राउबार के बारे में पता होता है। क्राउबार से हम क्या करते हैं, खीली निकालते हैं, खीली निकालने का काम करते हैं। और घर पर भी आप लोग खीली निकालने के लिए प्लायर का ही काम लेते हैं। तो यानी ऑप्शन नंबर ए अभी भी जिंदा है, टाइगर अभी भी जिंदा है, तो ऑप्शन नंबर ए को हम नहीं काट सकते। रेजर ब्लेड, ये ब्लेड तो भैया काटने का काम करती है, लेकिन ये तो खीली निकालने का काम करता है, तो जो बी मरा हुआ था वो ऑलरेडी मर गया। और तीसरा है स्क्रू, स्क्रू जो है वो भी इस कॉन्सेप्ट पर काम नहीं करता, तो ये फिर से मर गया। उसके बाद आता है क्या, उसके बाद आता है आपका एक्स, नहीं व्हील बैरो अभी था। ट्वीज़र, ट्वीज़र जो किसी चीज़ को निकालने का काम करता है ना, ट्वीज़र ट्वीज़ करने का काम करता है। ट्वीज़र क्या करता है, ट्वीज़ करने का काम करता है, तो वो मेरे ख्याल से इस कॉन्सेप्ट पर काम नहीं करता। हाँ, वो इस कॉन्सेप्ट पर काम नहीं करता, तो यहाँ पर ट्वीज़र गलत हो गया, ट्वीज़र हार गया, इसीलिए ऑप्शन नंबर डी भी कट हो गया। बचा क्या आपका ऑप्शन नंबर ए, ये सही हो गया। लेकिन अभी कॉन्सेप्ट समझना है तो ये वाले को भी देख लो। तो जिस तरीके से आपकी कुल्हाड़ी एक्स चीज़ों को काटने के लिए काम करती है, उसी तरीके से क्या नाइफ भी चीज़ों को काटने का काम करती है। तो हाँ भैया ये सही था, तीसरे वाले ने भी बिल्कुल जस्टिफाई कर दिया कि ये सही ही था। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर देखो ऑप्शन नंबर डी सीज़र का था, ऑप्शन नंबर डी सीज़र का था। सीज़र काटने का काम करता है, लेकिन सीज़र वो बेसिकली प्लायर वाले कॉन्सेप्ट पर काम करता है। तो यहाँ पर अगर ट्वीज़र सही भी होता, ट्वीज़र यहाँ पर मान लो मैंने कह दिया सही है, ट्वीज़र ट्वीज़र सही है, प्लायर वाले कॉन्सेप्ट पर काम कर रहा है, लेकिन सीज़र एक्स वाले और नाइफ वाले कॉन्सेप्ट पर काम नहीं कर रहा, क्योंकि तो सीधे खट से काटते हैं। जो कैंची होती है एकदम इस तरीके से होती है, तो ये ऊपर नीचे होकर काटती है, ऊपर नीचे होकर काटती है ना। तो सीजर हमारे इन दोनों कॉन्सेप्ट पर काम नहीं कर रहे, इसीलिए ऑप्शन नंबर डी गलत हो जाएगा और ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। समझ में आया क्या, समझ में आया क्या, आगे बढ़ो फिर। कह रहा है ये भी रटने वाला सवाल ये कि आंध्र प्रदेश का क्लासिक डांस क्या है, आंध्र प्रदेश का क्लासिक डांस क्या है। तो भैया हमने बहुत देख रखा है टीवी में, जो आंध्र प्रदेश है उसका क्लासिक डांस तो हमारा कुचिपुड़ी है, कुचिपुड़ी है। आपने वाला डांस भी देख रखा होगा, आंध्र प्रदेश की कुचिपुड़ी आपने देख रखी होगी। यहाँ पर आप बेसिकली अब यहीं पर अपना होमवर्क भी ले लीजिए कि आपको बताना है कथकली, उड़ीसी, उड़ीसी तो मेरे ख्याल से उड़ीसा का ही होगा, उड़ीसी तो मेरे ख्याल से उड़ीसा का ही होगा, तो इसको रहन देना। कथकली किस स्टेट का है और भरतनाट्यम किस स्टेट का है, ये दोनों तुम मुझे होमवर्क बताना, कमेंट सेक्शन बता देना यार। तुम लोग होमवर्क में फिर कमेंट सेक्शन में फालतू की बात कर लोगे, सर जी ये दे दो वो दे दो, ऐसा है, पढ़ाई की बात नहीं करते तुम लोग मेरे भाई। तो प्लीज़ इसका आंसर बता देना कमेंट में। अब आते हैं अपने अचीवर सेक्शन की तरफ, यानी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन की तरफ, हार्ड क्वेश्चन की तरफ। हार्ड तो बिल्कुल नहीं कहूँगा, बट येस आई कैन से दिस इज़ इंटरेस्ट। ऑल राइट, सो दिस इज़ द क्वेश्चन जो कि आपकी किताबों में भी आपने देख रखा होगा कॉन्सेप्ट को। भैया ट्रू फॉल्स लिख दो, जो स्टेटमेंट सही है उसके आगे सही लिख दो, जो गलत है उसके आगे गलत लिख दो, और यही चीज़ देखकर अपने ऑप्शन को टिक कर दो। तो चलो देखते हैं। सबसे पहला कॉन्सेप्ट कह रहा है कि बर्निंग कोल इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ कन्वर्जन ऑफ केमिकल एनर्जी इनटू हीट एनर्जी। चाय की टपरी पर गए हो तो अब वाले तो गैस पे बना देते हैं, लेकिन जो पुराने वाले होंगे उसको आपने देखा होगा, या फिर आप अगर शहर में होंगे तो आपने भुट्टा भूजते हुए देखा होगा। बाज़ार लगती थी हमारे यहाँ, तो क्या होता था कि बाज़ार के सबसे पहले एक बूढ़ी दादी बैठती हैं और वो क्या करती हैं, कोयले पर भुट्टा भूजती रहती है, लाल लाल कोयला रहता है उसके ऊपर भुट्टा भूजती रहती हैं, है ना। तो आपने उसको देखा होगा, या फिर गांव में है तो आपने चाय वाले के यहाँ देख रखा होगा। तो आप देखते हैं कि वहाँ पर क्या करता है, कोयला डालता है। कोयला क्या एक तरीके का केमिकल ही तो है, कार्बन ही तो है, कार्बन ही है वो। अभी आप लोग को नहीं पता होगा, अभी आप बस इतना सुन लीजिए को कार्बन है, और कार्बन क्या है, केमिकल के अंदर आएगा। तो क्या वो एक केमिकल एनर्जी है? बिल्कुल सर जी केमिकल एनर्जी है। तो क्या उस केमिकल एनर्जी से ही तो हीट प्रोड्यूस कर रहे हैं, और इसी हीट से तो अपना भुट्टा भूज रही हो, अपना चाय बना रहा है। तो क्या कार्बन को केमिकल एनर्जी से हीट एनर्जी में किया जा रहा है जब उसको जलाया जा रहा है? तो बिल्कुल सर जी। तो ऑप्शन ए को मैं टिक मार दूँ, ट्रू लिख दूँ? लिख दो यार, क्या दिक्कत है, लिख दो मेरे भाई। अगला है व्हेन वी स्विम इन अ स्विमिंग पूल बायोंड फोर्स एक्ट ऑन आवर बॉडी। बायोंड फोर्स क्या है मैं बताना नहीं चाहता था, बट तुम मेरे बच्चे हो और ये कॉन्सेप्ट बार बार मुझे मजबूर कर रहा है बताने पर, इसीलिए सुन लो। बायोंड फोर्स क्या होती है? ये एक तरीके की फोर्स होती है जो कि किस पर लगती है, जो कि एक मान लो ये पानी है, मान लो ये क्या है, ये एक बेसिकली आपके घर की, आप बड़े अमीर आदमी हैं तो आपने क्या कर लिया, अपने घर के छत पर स्विमिंग पूल बनवा लिया है, ठीक है। मुझे पता है कि आप में से किसी घर पर नहीं है, बट मान लो, सपने देखना अच्छी बात है, सपने देखना अच्छी बात है। तो सपने देखो
कि क्या हो गया भैया कि सपने देखो कि तुम्हारे घर की छत पर एक स्विमिंग पूल बन गया है। अब इस स्विमिंग पूल पर ये भैया तुम बीच में क्या कर रहे हो, आराम से तैर रहे हो आराम से। तुम ही हो, पहचान नहीं रहे हो अपने आप को, पहचान लो, ये तुम हो, आराम से तैर रहे हो। चलो हंस भी लो यार, तुम तो बड़े रोते आदमी रहते हो। हाँ सर जी पेपर आ रहा है सर जी, तुम पढ़ा ही नहीं रहे हो, कहाँ चले गए मेरे SOF वाले टीचर। तो तुम हंस रहे हो, ठीक है हंसो। तो तुम हंस रहे हो और हंसते हंसते तैर रहे हो। क्या तुमने कभी सोचा कि मैं तैर ही क्यों रहा हूँ, मैं डूब क्यों नहीं गया? हैं, हवा में तुम क्या ऐसे तैर सकते हो? खट दे गिरोगे नीचे, सर फट जाएगा। लेकिन पानी में तैर रहे हो, क्यों? क्योंकि पानी में जब तुम तैर रहे हो ना, तो पानी तुम्हारे साथ खेला खेल रही है। क्या खेला खेल रही है गुरुजी? कि तुम क्या कर रहे हो, जितना भार तुम पानी के ऊपर लगा रहे हो, जितना फोर्स तुम पानी के लिए नीचे लगा रहे हो, उतना ही फोर्स पानी तुम्हारे लिए ऊपर लगा रही है। समझे? समझे? जैसे जब तुम्हारी किसी से लड़ाई होती है, तो जितना तेज़ से तुम उसको धक्का देते हो, उतनी तेज़ से वो भी तुमको धक्का दे दे मान लो, तो क्या हो गया कि पानी भी चाहती है कि गंदा आदमी मेरे पास ना आए। इसीलिए जितना ज़्यादा फोर्स तुम पानी के पास लगाओगे, उतना ही फोर्स पानी तुम्हारे लिए ऊपर लगाएगी। तो तुम जो लगाओगे वो तो फोर्स, लेकिन पानी जो फोर्स लगा दी उसको हम अच्छी नाम दे देते हैं, उसको हम बाइंड फोर्स लिखा देते हैं। रोहित ने जो फोर्स लगाया वो तो रोहित ने फोर्स लगाया, लेकिन पानी ने जो फोर्स लगाया उसको हम बाइंड फोर्स कहते हैं। ठीक है, ठीक है, ठीक है। और यही बाइंड फोर्स के कारण आप ऊपर तैर पाते हैं, और इसी कारण से आप क्या करते हैं, आगे चलते हैं, स्विम कर लेते हैं। तो क्या जब आप तैरते हैं बाइंड फोर्स के कारण ही तैर पाते हैं? बिल्कुल सर जी तैर पाता हूँ। अभी तो मेरी आंखें खुल गई कि पानी मुझे अपने पास रखना ही नहीं चाहता, पानी कहता है दूर निकालो इसको। तो दूसरा वाला भी सही हो गया, बिल्कुल सही हो गया। तीसरा वाला जो है, ये वाला बहुत अच्छे सुन लेना, इसके लिए मैं तुम्हारे लिए एक वीडियो भी लेकर आया हूँ। तो पहले क्वेश्चन को समझ लो, फिर वीडियो को देखना। वैन एन ऑब्जेक्ट वाइब्रेट्स, कोई ऑब्जेक्ट वाइब्रेट कर रहा है। आपकी मोबाइल में अलार्म बजा, या फिर आपके पापा ने फ़ोन कर दिया। तुम सो रहे थे और तुम्हारे पापा ने फ़ोन कर दिया कि देखो मेरा बेटा पढ़ रहा है कि सो रहा है, लेकिन बेटा तो सो रहा था। तो जब आप उठे तो आपने कभी देखा है कि फ़ोन जो आपका घूं घूं ऐसे करता रहता है? आप कहते हैं फ़ोन तो वाइब्रेट कर रहा है चाची। मतलब फ़ोन तो वाइब्रेट कर रहा है। तो जो आपका फ़ोन है वो एक ऑब्जेक्ट है, और ऑब्जेक्ट वाइब्रेट कर रहा है। तो कह रहा है कि जब कोई फ़ोन वाइब्रेट करेगा तो क्या लाइट एनर्जी निकलेगी? अरे भैया क्या उल्लू वाली बात कर दी। जब फ़ोन वाइब्रेट होता है तब तो घूं घूं की आवाज़ आती है, यानी घूं घूं का साउंड आता है, साउंड एनर्जी निकलती है। तो तुमने कैसे कह दिया लाइट एनर्जी निकलती है? गलत बोल दे भाई, ये गलत हो जाएगा। अब ये जो आपका है, ये तो मैंने तुमको फ़ोन के एग्जांपल से समझा दिया, लेकिन होता क्या है कि इसको अच्छे समझने के लिए एक अलग सा डिवाइस आता है, उसको बेसिकली साउंड करने वाली फॉर्क कहते हैं। उसको साउंड करने वाली फॉर्क कहते हैं, फ्रीक्वेंसी फॉर्क ऐसे कुछ उसका नाम है। तो मेरे पास वो मेरे घर पर पड़ी हुई थी वाली फॉर्क, तो मैंने सोचा कि तुम लोग के लिए वो उसमें वीडियो बना दूँ। तो उसमें मैंने तुमको दिखाया है कैसे होती है फॉर्क। तुम उस वीडियो को देखो, तुमको सब कुछ समझ में आ जाएगा। देखो वीडियो। और ये है आपका वो आवाज़ करने वाला फॉर्क जिसकी मैं क्वेश्चन में बात कर रहा था। ये साउंड चैप्टर जो अभी आपकी क्लास में थे होगा ही नहीं, भाई अगर आप क्लास 9th में होते तब आपको इसके बारे में अच्छे से पता होता। तो ये इसका ऐसे हैंडल होता है पकड़ने वाला, इसको आप ऐसे पकड़ते हैं और यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरीके से फॉर्क होता है जो कि आवाज़ करता है जब आप इसको किसी भी चीज़ पर टच करेंगे। अब यहाँ पर तो मैंने रख नहीं रखा है। ज़्यादातर क्या करते हैं लोग कि जैसे जहाँ स्कूल वगैरह होता है, स्कूल में जो लैब होती है, लैब के अंदर वो एक पत्थर टाइप से रखे रहते हैं साथ में। उसी पत्थर पर जब आप इसको ऐसे दे के मारेंगे तब इसका जो ये सामने वाला ये आप देख सकते हैं ये चीज़ से वाइब्रेट करने लगती है खूब तेज। और जब ये वाइब्रेट करने लगती है तब आप इसको अपने कान के पास लगाएंगे, या फिर जो आपकी बुक है वो आपको एक्सपेरिमेंट में कहती है कि इसको एक पानी की सतह पर लगाओ, पानी के सरफेस पर लगाओ। जब आप उसको इसके सरफेस पर लगाएंगे तब आपको देखने को मिलेगा कि क्योंकि ये वाइब्रेट कर रहा है तो जो पानी है वो एकदम हिलने लगता है, और आपके कान में भी इसको ऐसे ऐसे करके सुनाई देगा। अब यहाँ पर अगर मैं इसको ऐसे करूँ तो ये आपका हल्का हल्का आवाज़ कर रहा है, लेकिन अब कैमरे के अंदर मेरे ख्याल से नहीं सुना सकता मैं। मेरे हाथ में भी इसका वाइब्रेशन मुझे फील हो रहा है, लेकिन मैं आपको इसे सुना नहीं सकता। ये मुझे मेरे हाथों में, और अगर आपको पता नहीं दिख रहा होगा कि नहीं, अभी आप देखना, ये जो इसका जो स्टील है आप देख सकते हैं कि ये अपने एक्चुअल पोजीशन से कुछ ज़्यादा नहीं आपको हिलता हुआ दिख रहा है, इधर उधर हल्का हल्का वाइब्रेट होता दिख रहा है। ये देखो, ये हल्का हल्का वाइब्रेट होता दिखेगा।
बहुत हल्का हल्का। तो चूँकि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये जो साउंड है ये इससे निकल रहा है, यानी इसको किसी भी लाइट जैसे किसी मीडियम की ज़रूरत नहीं है, ये निकलता है एयर की मदद से साउंड आपके पास तक पहुँचती है, लाइट की मदद से नहीं पहुँचती। इसलिए जो आपका स्टेटमेंट है ये गलत हो जाएगा। यही मैं तुमको बताना चाह रहा था कि ये जो आपका मैंने फ़र्क तुमको दिखाया, ये निकल रहा है तो आपको साउंड ही सुनाई दे रहा है, कोई लाइट तो नहीं निकाल रहा है, इसीलिए तुम्हारा गलत हो जाएगा। फिर आता है चौथा वाला जो कि कह रहा है इफ़ एन इलेक्ट्रिक बल्ब इज़ लिट इन वैक्यूम नो लाइट रेज कैन बी सीन। अब कह रहा है कि अगर तुम किसी इलेक्ट्रिक बल्ब को वैक्यूम में जलाते हो जहाँ पर कोई भी मीडियम नहीं है ट्रैवल करने के लिए, तो क्या तुम्हारा जो बल्ब है उसमें से लाइट ही नहीं निकलेगी? तो ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि आपने अभी नहीं पढ़ रखा, लेकिन आगे जाकर आप पढ़ेंगे कि जो साउंड होती है ना, साउंड उसको ज़रूरत होती है किसी मीडियम की पास होने के लिए, और वैक्यूम तो में कोई मीडियम है नहीं, तो साउंड आपको नहीं सुनाई देगी वैक्यूम के अंदर। लेकिन जो लाइट होती है ना, लाइट भाई साहब प्रो आदमी है, तो लाइट को किसी भी मीडियम की ज़रूरत नहीं होती, तो ये आपको वैक्यूम के अंदर भी दिखाई देगी, ये आपको वैक्यूम के अंदर पूरी लाइट अच्छे से दिखाई देगी। हाँ, वो अलग बात है, साउंड आपको नहीं सुनाई देता, क्योंकि साउंड को मीडियम की ज़रूरत होती है लेकिन लाइट को नहीं होती, इसलिए लाइट आपको दिखाई देगी। तो ऑप्शन नंबर जो 4 है, स्टेटमेंट 4, ये भी गलत हो गया। तो इसको मैच कर लो। पहला वाला क्या कह रहा है, TF, नहीं भैया हमारा दूसरा तो T सही है, तो इसलिए मैं इसको गलत काट देता हूँ। दूसरा वाले में पहला ही गलत कह दिया है, दूसरा वाला भी गलत हो गया। तीसरा वाला कह रहा है TT सही है, लेकिन तीसरा वाला गलत है, ये कह रहे हैं तीसरा वाला भी सही है, तो ऑप्शन नंबर D सही हो जाएगा। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था, अच्छा क्वेश्चन था, मेरे ख्याल से तुम्हें समझ में आया होगा, मज़ा आया होगा। अब आते हैं टू द लास्ट क्वेश्चन। ये कह रहा है कि आपको इस साइड पर, आपको इस कॉलम 1 के साइड पर ये 4 वर्ड दिए गए हैं, और इन वर्ड्स को हम क्या कर दे हैं, ये जो वर्ड हैं इनके लेटर्स को इन्होंने आगे पीछे कर दिया है। अब इसको हम सही करेंगे तो इनमें क्या बनेगा, इनमें प्लैनेट्स बनेंगे। प्लैनेट्स, ये एक्चुअल में है प्लैनेट्स के नाम, लेकिन क्या कर दिया गया है, इन प्लैनेट्स के नाम को आगे पीछे कर दिया गया है। तो आप इनको सबसे पहले तो सही कर लो, और सही करने के बाद इनको इनके सामने दिए गए फीचर्स के हिसाब से मैच कर दो। तो इसको जब मैं सही करूँगा तो क्या मुझे शुक्र मिल जाएगा, शुक्र मिल जाएगा, शुक्र मिल जाएगा, बिल्कुल मिल जाएगा। हाँ, इसको क्या मैं सही करूँगा तो मुझे क्या मुझे प्यारी पृथ्वी मिल जाएगी, पृथ्वी मिल जाएगी, पृथ्वी मिल जाएगी, बिल्कुल मिल जाएगी। इसको जब मैं सही करूँगा तो ये भैया ये क्या रब्बा लग दिया है, नहीं रब्बा नहीं है, बृहस्पति है, बृहस्पति है, बृहस्पति है। तो क्या मुझे मेरा बृहस्पति मिल जाएगा, मतलब मेरा नहीं, बृहस्पति प्लैनेट वर्ण के सर जी का पति बृहस्पति, नहीं ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। क्या ये इसको मैं खोलूँगा तो मुझे वरुण मिल जाएगा, अरे मेरे दोस्त वरुण की बात नहीं कर रहा, तुम्हारे दोस्त वरुण की बात नहीं कर रहा है, खाली वरुण एक प्लैनेट है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो पहले आइए इसकी फीचर को पढ़ते हैं, उस हिसाब से मैच करते हैं। कह रहा है टेक्स अराउंड 12 ईयर्स टू रिवॉल्व द सन। भाई गजब का प्लैनेट है। कह रहा है कि ये क्या करेगा, लगभग क्या करेगा, ये 12 साल ले लेगा, 12 साल ले लेगा ये अपने सन का एक चक्कर काटने में। हमारी पृथ्वी तो क्या करती है, 1 साल लेती है, ये 12 साल ले लेगा। तो कौन लेगा भाई, सबसे धीमा जो होगा वही लेगा, और सबसे धीमा कौन है, सबसे धीमे तो हमारे बृहस्पति जी ही हैं। तो ऑप्शन नंबर 3 जो है ऑप्शन नंबर A से जाकर मिल जाएगा। अब आओ देखते हैं ऑप्शन नंबर 3 A कहाँ पर है। 3 जो है ये A में है, ये वाला सही हो सकता है। 3 है D में, ये गलत हो गया। C है D, C है मतलब ये भी गलत हो गया। D वाला भी सही हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर भी 3 A में है। अब आ जाओ दूसरे पे, ये है पृथ्वी, या फिर यहाँ पर देखो डज़ नॉट हैव एनी नेचुरल सैटेलाइट। इसका यहाँ पर सैटेलाइट मतलब वो वाली सैटेलाइट नहीं है जो तुम सोच रहे हो। सैटेलाइट मतलब होता है उपग्रह, जैसे हमारी पृथ्वी का सैटेलाइट है मून, वैसे ही ये जो प्लैनेट की बात हो रही है, इस प्लैनेट की खुद की कोई सैटेलाइट ही नहीं बची है। तो ये हमारा क्या, ये हमारा शुक्र, जो हमारा शुक्र है इसके पास क्या है, इसके पास अभी कोई सैटेलाइट बची नहीं है। जो थ्योरीज़ हैं ऐसा बताती हैं कि पहले बुध के पास है ना, बुध के पास और शुक्र के पास, इन दोनों के पास खुद की सैटेलाइट हुआ करती थी। लेकिन जो हमारा सूरज है जब ये बड़ा हुआ फैला, तब इसने बुध की भी सैटेलाइट को खा लिया और शुक्र की भी सैटेलाइट को खा लिया। तो अब ना बुध के पास सैटेलाइट बची है ना शुक्र के पास बची है। तो ऑप्शन नंबर B जो है ऑप्शन नंबर A के साथ आकर मिल जाएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर B जो है, ऑप्शन नंबर B जो है यहाँ पर ऑप्शन नंबर B जो है ये 2 के साथ आकर मिल गया है, तो A वाला भी गलत हो गया। यहाँ पर जो मेरा ऑप्शन नंबर B है ये A के साथ आकर मिला है, तो ऑप्शन नंबर D सही हो जाएगा। सही हो गया। अब आओ इसके बाद देखो, अबाउट 70% ऑफ इट्स सरफेस इज कवर्ड विद वाटर। हमारी पृथ्वी तो ऐसी है जिसका 70% क्या है, पानी ही है, तो हमारी पृथ्वी सही हो जाएगी। इसलिए इसको ब्लू प्लैनेट भी कहा जाता है। आपसे पूछा जा सकता है, लिख लो भाई, इसको ब्लू प्लैनेट भी कहा जा सकता है, कहा जाता है।
ग्रीन प्लैनेट भी कहा जाता है ना, ब्लू प्लैनेट भी कहा जाता है, ग्रीन प्लैनेट भी कहा जाता है। तो इसका 70% आपको पानी दिखेगा, तो इसको ब्लू प्लैनेट कहा जाता है। पृथ्वी हमारी, सी जो है ये दो के साथ मिलना चाहिए, सी यहाँ पर देखो 2 के साथ मिल रहा है, फिर से सही हो गया। और बचा है हमारा डी, जो कि वरुण के साथ मिल जाएगा। जो हमारा वरुण है ये अपने सन का जो चक्कर लेता है 165 साल में लेता है भाई, 165 साल में अपने सूरज का चक्कर लेता है। तो ये तो और भी ज़्यादा धीमा आदमी है। तो ये देखो डी वाला वी के साथ आकर मिल गया, आई वी के साथ। तो ऑप्शन नंबर डी ही आपका सही हो गया। सारे क्वेश्चन हमने डिस्कस कर लिए, सारी बातें हमने पता कर ली। रजिस्ट्रेशन शुरू हो गया है, तो अपने पेपर के लिए रजिस्ट्रेशन करो, ज्वाइन करो ऑल ओलंपियाड कंप्लीट प्रिपरेशन कोर्स। डिस्क्रिप्शन में और वीडियो के पिंड कमेंट में आपको इसकी लिंक मिल जाएगी। डिटेल भरिए, पेमेंट करिए, स्क्रीनशॉट इस नंबर पर ले जाकर दीजिए, अपने ओलंपियाड के बारे में बताइए और उस बैच में जुड़ जाइए। प्राइस है केवल 1000 रुपीज़। लिंक आपको जैसा मैंने बताया डिस्क्रिप्शन बॉक्स और पिन कमेंट में मिल जाएगी। बाकी धन्यवाद आप सभी का अभी तक इस वीडियो में बने रहने के लिए। आपको सबसे पहले तो इस वीडियो को लाइक कर दो भाई। उसके बाद अगर आपको कोई भी डाउट है उसको मुझे कमेंट सेक्शन में पूछो। साथ ही साथ आपको ये जो मैंने पूछा ना कि वो कथकली वगैरह किस स्टेट के वो हैं, ये भरतनाट्यम किस स्टेट का है ये मुझे बताओ, और कथकली किस स्टेट का है ये भी मुझे बताना। तो इन दोनों को अपने होमवर्क को कंप्लीट करना, शेयर करना इस वीडियो को अपने ओलंपियाड प्रिपेयरिंग दोस्तों को, सब्सक्राइब करना इस चैनल को फॉर मोर कंटेंट लाइक दिस। बाकी मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। बहुत 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 धन्यवाद।